हेलो एंड वेलकम, सत श्री अकाल, शुभारंभ यार, जो भी कहते हैं, नमस्ते, वालेकुम सलाम, जो भी होता है। आज यार वेलकम है, बिल्कुल शहीद दिवस मनाने वाले नहीं यार, आज मैं वीडियो पोस्ट करूंगा जब तो शहीद दिवस खत्म हो गया। चलो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर है आज ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर है, मतलब ज्योग्राफी का चैप्टर है, सोशल स्टडी पार्ट है उसका। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है भैया, एयरवेज पढ़ेंगे आज हम लोग, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टूरिज्म एज अ ट्रेड के बारे में। चलिए समझना चालू करते हैं कि भैया एयरवेज क्या होता है। जब भी हम लोग हवा से उड़ के यहाँ से वहाँ कहीं पे भी जाते हैं, 7 समुंदर पार जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है भैया, उसको अपन लोग कहते हैं एयरवेज। व्हेन वी गो 7 समुंदर पार, दैट इज नोन एज एयरवेज। सबको पता हो। एयरवेज के संग में दिक्कत क्या है, बहुत महंगा है। हम जैसे गरीबों के लिए तो बहुत ही महंगा है, ये उसमें ट्रेवल नहीं कर सकते। बहुत सारा किराया होता है, इकोनॉमी भी ठीक है, महंगा। बिजनेस क्लास का सबसे ज़्यादा होता है, शायद बैठा मैं हूँ, नहीं पता नहीं मुझे, बैठेंगे लेकिन एक दिन। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जो एयरवेज है, आप देखेंगे एयरवेज को चाहे हल्की चीज़ें हो भारी चीज़ें हो, दोनों के लिए इस्तेमाल करा जाता है। एयरवेज का इस्तेमाल आर्मी में भी करा जाता है, हर चीज़ में आप एयरवेज का इस्तेमाल देखेंगे। एयरवेज को नेशनलाइज करा गया था 1953 में। वहीं पर आप देखेंगे कि जो एयर इंडिया है, इसको पहली बार चालू करा गया था संघ में। उतने टाइम पे ओन करी जाती थी रतन टाटा के द्वारा, उसके बाद उनसे छीन ली गई थी। फिर अभी 2022 में, मतलब 21 के लास्ट में, 22 में समथिंग स्टार्टिंग में उनने फिर से उनको मिल गई है बिडिंग, मतलब जहाँ थी, जिनके पास थी, उन्हीं के पास ये चीज़ आ गई है। तो एयर इंडिया क्या करता है भैया, एयर इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज भी देता है, संग में इंटरनेशनल सर्विसेज भी आपको देता है। इसके बाद आता है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। भैया पवन हंस हेलीकॉप्टर हमारे पास है, ये बात भली भांति सबको पता है। इसी से रिलेटेड एक कंपनी भी है जिसका नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। लेकिन ये जो कंपनी है, ये क्या करती है, समस्या क्या है, समस्या क्यों, पवन हंस हेलीकॉप्टर क्या करता है भैया, जितनी भी जो प्लेसेस होती हैं जो कि विद इन रीच नहीं होती, मतलब जहाँ तक चीज़ें जा नहीं सकती हैं, उसमें मदद लाता है। संग में जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी है, इसके ऑयल वगैरह सप्लाई करने का भी काम करता है। इसके अलावा रिफ्यूलिंग भी जो होती है, आपने देखा होगा हवा में टंकी जो होती है उसकी फुल कर दी जाती है एयरप्लेन्स वगैरह की, तो वो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी ही करती है। एक एयरवेज के संग मेन समस्या क्या है कि सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक आज का, जो कि है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें इतना ही है भैया, 4 पॉइंट याद करो, खत्म तुम्हारा एयरवेज। यार क्यों चक्कर में पड़े। ठीक है, चल रही है वीडियो कि नहीं चल रही, चालू कर दी है मैंने, चल रही है 2-2.5 मिनट में खत्म हो जाता है, पता नहीं टीचर क्या क्या पढ़ाते रहते 2-2 घंटे। ठीक है, इसके बाद देखो कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है भैया, सबसे बड़ी चीज़ मोबाइल, आप फ़ोन वोन लगाते हैं, सारा कम्युनिकेशन में आता है। इसके बाद रेडियो है, टीवी है, टीवी को टेलीविज़न कहते हैं, एलईडी हो चाहे एलसीडी हो, कुछ भी टीवी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है फिल्म इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आज के टाइम पे कश्मीरी फाइल्स चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा वो लोगों को उत्सुक भी कर रही है। धारा 144 भी उसके ऊपर लगाने का चल रहा है। देखो क्या होता है, देखते हैं। देश है, बढ़ते तो देख ही नहीं सकते किसी को, जैसे होएगा बड़े बड़े डायरेक्टर वगैरह, छोटे डायरेक्टर पे तो प्रेशर बनाएंगे, चलेगा ही चलेगा। कोई बड़ा डायरेक्टर बना देता, अभी कोई बवाल नहीं होता इस पिक्चर पे। ठीक है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, जैसे चाहे जो जैसे उस हिसाब से चीज़ें कर सकता हैगा। इसके बाद क्या आता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, आप देखोगे कि जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है, पोस्ट डाक खाना आपने सुना होगा, जो डाक जाती है, पहले कबूतर लेके जाता था, अब डाकिया लेके जाता है। डाक को क्या होता है भैया, पहले कबूतर लेके जाता था, कबूतर ज अब कौन लेके जाता है, डाकिया लेके जाता है। इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल सिस्टम है। ठीक है, हम लोग हर जगह, मतलब इवन आप देखेंगे कि चीज़ों को पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हैंड रिटन लेटर्स हो, चाहे वो पैकेट्स हो किसी चीज़ के, या फिर वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजिकल, मतलब कैसी भी हो, उसको हम बाय पोस्ट चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। चिड़िया भी देखो रोज़ रात को पढ़ने आ जाती है, गजब। शांत हो जाओ। इसके बाद क्या आता है भैया, जो पोस्टल सिस्टम है ये 2 हिसाब से चलता है। पोस्टल सिस्टम क्या होता है भैया, 2 हिसाब से, एक होती है फर्स्ट क्लास और दूसरी होती है सेकंड क्लास। जैसे कि हर चीज़ में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास चलता है, तो फर्स्ट क्लास में क्या होता है, ये
फर्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास मेल में क्या होता है, इसको एयरवेज के थ्रू उड़ा के ले जाया जाता है, मतलब फास्टेस्ट मीन्स ऑफ, मतलब जब बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं तो उसमें हम लोग फर्स्ट क्लास मेल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ इंडिया से लंदन भेजनी है तो वहाँ तो ट्रेन जाती नहीं है, तो वहाँ पे कौन सी सर्विस लगेगी, फर्स्ट क्लास सर्विस लगेगी। उसमें आप देखेंगे कि जो आपका पोस्ट रहेगा वो विद द हेल्प ऑफ द एयरप्लेन और फिर या फिर शिप वगैरह के थ्रू भी भेजा जा सकता है, लेकिन जो फास्टेस्ट रहेगा वो एयरवेज के थ्रू ही भेजा जाएगा, क्योंकि उसी से तेज पहुंच पाओगे। लंदन जाओगे प्लेन से, पता चले 7-8 दिन लग जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा सर, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, जो कि आता है आपका सेकंड क्लास मेल। सेकंड क्लास मेल में भैया क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है। एक सरफेस मेल, कैसा, सरफेस मेल, सरफेस से तो समझते हो जमीन पे, ये बाय एयर भी जा सकता है, बाय लैंड भी जा सकता है, बाय रोड भी हो सकता है, बाय वाटर भी हो सकता है। आप तो कहोगे इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है। अरे भैया क्या होता है इसमें, कोई भी जैसे एक होता है फास्ट सर्विसेज में, जैसे हाल के हाल ये लोग डालने के लिए चले जाते हैं, इसमें जब ही जाएगा जब ये बल्क में आएगा, बल्क में होएगा तभी वो वहाँ तक पहुँचेगा। मतलब अप्रोक्स अगर ये 7 दिन में पहुँचता होगा तो 2 दिन में पहुँच जाएगा, ऐसा फास्ट होता है यार। अपने अपने लिए टाइम की कीमत होती है, अपने अपने हिसाब से आदमी काम भी करेगा। दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें, आप पैकेट्स वगैरह भेज सकते हो, रजिस्टर्स वगैरह, न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स। पीरियडिकल्स क्या होता है भैया, जो साप्ताहिक मैगजीन्स वगैरह आती हैं वो भी हम लोग इसमें ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। हाँ एक सेकेंड, सॉरी टू डिस्टर्ब यू भाई लोग, काम आ जाता है थोड़ा थोड़ा। हम लोग कहाँ थे, हाँ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इंडिया जो है इसमें देखोगे लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है एशिया में। जियो वाले हमारे अंबानी जी, ये क्या है, सबसे ज़्यादा अपनी लाइनें फैला के रखें, इवन विदेशों तक इनकी लाइनें जाती हैं। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम क्या है भैया, सबसे बड़ा इंडिया लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है पूरे एशिया में, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। ये भैया क्यों फैलाया गया, कैसे फैलाया गया, तो एसटीडी के माध्यम से फैलाया गया। एसटीडी क्या होती है भैया, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। भैया एसटीडी को पॉसिबल कैसे, मतलब एसटीडी चलती कैसे, तो आप अभी देखो बहुत बड़ी लंबा केस होता है, आप रेडियो वेव्स वगैरह पढ़ोगे 12th में जाके, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन सीधा सीधा समझो कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी होती है संग में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, दोनों एक संग में मर्ज हो जाते हैं, या आप एक तरीके से कहीं मिल जाते हैं, तो वो क्या करती है, आपको एसटीडीज वगैरह चलाने में मदद करती है। उसी के मदद से एक जगह से दूसरी जगह इजीली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट कॉल लग पाती है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसमें क्या होता है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं, टीवी, न्यूज़ चैनल, फिल्म्स, ये कैसी चलती है, मास कम्युनिकेशन। मतलब ये बहुत ही सारे लोगों को एक बार में इफेक्ट पहुंचाने का काम करती हैं, या फिर अपने विचारों को आप एक बार में पहुंचा सकते हैं। इसमें रेडियो भी आता है, टीवी भी आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि आप पोस्ट भेजोगे तो वो एक ही आदमी के पास जाएगा, लेकिन टीवी जो होगी वो एक बार में बहुत सारे आदमी देखते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के पास एक बार में चीज़ें पहुँच जाएंगी। इसके बाद आता है इंडिया रेडियो चैनल। क्या आता है भैया, इंडिया रेडियो चैनल। भैया सबसे पहले इंडिया रेडियो चैनल कौन सा था, आकाशवाणी। आकाशवाणी पे भी हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि आकाशवाणी पे ही सब खेती किसानी का भी आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मौसम की जानकारी भी उसमें अपन को मिल जाती है। मतलब मेरे घर खेती किसानी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप देखो मुझको पता होता है कि कब ज्वार उगना हैगा। तो इतनी बात ठीक है भैया। आकाशवाणी सबसे क्या था, सबसे पहला इंडिया रेडियो चैनल था। इसके बाद आता है भैया दूरदर्शन। दूरदर्शन हमारे यहाँ पे भैया टीवी पे आने वाला सबसे पहला चैनल था। दूरदर्शन पे भी आकाशवाणी करके आता था, एक चैनल करके, मतलब समय होता था आकाशवाणी 7-5 बजे कुछ आता था, ठीक है। ये नेशनल टीवी चैनल है। दूरदर्शन क्या है भैया, इंडिया का नेशनल टीवी चैनल कौन सा है, दूरदर्शन। इंडिया का नेशनल टीवी चैनल कौन सा है, दूरदर्शन। इसमें क्या आता है भैया, ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है पूरे दुनिया में। एक जो ज़मीन पे फैला हुआ सबसे बड़ा नेटवर्क है दूरदर्शन का, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा फैला हुआ नेटवर्क है दूरदर्शन का। इसके बाद आता है, आप देखेंगे हमारे कम्युनिकेशन में, आप देखेंगे मास कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर भी आता है। तो भारत में लगभग बहुत सारे न्यूज़पेपर तो छापे ही छापे जाते हैं। संग में लगभग 100 से ज़्यादा भाषाओं में न्यूज़पेपर यहाँ पे छापे जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। समझो ट्रेड क्या होता है बेटा,
हम लोग जब किसी भी चीज़ का फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब किसी को चीज़ देना, जैसे हम दुकानदार, हमने दुकान खोली, हम किसी को चीज़ बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी से चीज़ ले रहे हैं तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड कहते हैं। और यही ट्रेड जब विदेशों तक मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी होता है तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। ये देश के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मतलब आप समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में तो हम पढ़ ही चुके हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में इफेक्ट करता है। संग में ये इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है, इसी से हम कंपनी के बारे में चीज़ों को जान पहचान मतलब जांच सकते हैं कि जो इंडिया है वो कितनी, इंडिया इवन क्या कोई भी देश है जिसका अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो उसकी ग्रोथ भी और ज़्यादा होगी। इसके बाद एक पेपर तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या दिया हुआ है भैया, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट डन बाय द नेशन एंड द इंपोर्ट डन बाय द नेशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या निकल आएगा भैया, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल आएगा। क्योंकि हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे होएगा भैया, बैलेंस भी दो तरीका होगा, ये चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है। जब पॉजिटिव होगी दैट मीन्स एक्सपोर्ट ज़्यादा होएगा, जब नेगेटिव होगी दैट मीन्स इंपोर्ट ज़्यादा होएगा। उसी पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने क्या नाम दे दिया, फेवरेबल और अनफेवरेबल। क्या नाम दे दिया, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है वो ट्रेड वो ट्रेड्स जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो फायदा है, हमारी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, पैसा ज़्यादा आएगा। और इंपोर्ट में क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल, जिसमें इंपोर्ट ज़्यादा होएगा एक्सपोर्ट कम होएगा, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल ट्रेड हो जाएगा, हम लोग उसमें नुकसान में जाने लगेंगे। जैसे आप देख रहे होगे अभी इंडिया है वो बल्क में ऑयल खरीद रहा है, लेकिन फिर भी ऑयल यहाँ पे महंगा हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, जो भी। इसके बाद भारत जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्टर है, जैसे कि जेम्स आती हैं, ज्वेलरीज हैं, केमिकल्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, ये सारी चीज़ें भारत क्या करता है, दूसरे देशों को देता है। संग में इंपोर्ट भी करता है, जो जेम्स का, ज्वेलरी का, या फिर जो बेस मेटल होते हैं। बेस मेटल का मतलब होता है जैसे आयरन का ओर से तो आयरन ले लेगा, किसी से कुछ चीज़ें बनाने लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हम लोग जैसे बहुत सारे लैपटॉप वगैरह, खैर अभी तो यहीं बनने लगे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर से ही आती है। मशीनरीज वगैरह है, एग्रीकल्चर आइटम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, संग में एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, कोई फल फूल है, या फिर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बाहर से लेते हैं, संग में देते भी हैं। ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। ये भी एक तरीके का एक ट्रांसपोर्ट होता है, चीज़ें भेज रहे हैं ना। इसके बाद आता है टूरिज्म एज अ ट्रेड। आप लगभग देखेंगे टूरिज्म में 15 मिलियन लोग शामिल हैं। कितने, 15 मिलियन लोग इस टूरिज्म के धंधे में बिदे हुए मतलब काम कर रहे हैं। टूरिज्म से आप कहेंगे हमारे देश को क्या फ़ायदा, तो समझो यार, वहाँ से विदेश से आदमी आएगा, यहाँ पे ताजमहल देखेगा, इंडियन आदमी के लिए कितना टिकट है, 25 रुपये 50 रुपये, बाहर से आता है उसके लिए कितना है, 500 रुपये, हो गया फ़ायदा। ताजमहल तो वही रहेगा, ताजमहल थोड़ी बदल जाएगा, लेकिन बाहर से आने वाले आदमी के लिए टिकट ज़्यादा रहता है। तो ये इससे क्या करते हैं, एज अ ट्रेड हम टूरिज्म को देखते हैं। जैसे जैसे हम अपनी जो चीज़ें हैं, पुराने सौंदर्य हैं, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स हैं, इनको बचा के रखेंगे तो हमारे देश की भी ग्रोथ उस हिसाब से होगी, क्योंकि लोग उसको देखने के लिए आएंगे। क्योंकि खंडर को देखने थोड़ी कोई आता है, नॉर्मल सी बात, तुम्हारे घर में खुद नहीं रहोगे खंडर होएगा। भैया टूरिज्म से फ़ायदा क्या होता है, पहला तो है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाता है। क्या करता है भैया, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाता है। नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है, एकता। बाहर से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे लोग बाहर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों देशों में भी एकता बढ़ेगी, संग में हमारे देश में भी एकता बढ़ेगी, और एकता कपूर भी हमारे देश में बढ़ेगी। इसके बाद आता है भैया जो लोकल हैंडीक्राफ्ट सिस्टम होता है उस पर, जैसे मान के चलो आप बनारस के, बनारस में जैसे परफ्यूम वगैरह मिलता है, या फिर आप देखेंगे कि जो घाट वगैरह पे आरती वगैरह होती है उससे भी रिलेटेड सामान वगैरह मिलते होंगे, ठीक है, गंगा जल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो ये क्या करता है, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट वाले जो मतलब लोकल चीज़ वहाँ पे बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं, लकड़ी का गट्टा अट्टा या परफ्यूम वगैरह जो भी बनाते हैं, तो उनको बेचने का मौका मिलेगा जब बाहर से लेके लोग आएंगे, क्योंकि भारत वाले तो वैसे भी नहीं खरीदते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कल्चरल परस्यूट भी मिलता है, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं वो हमारी संस्कृति से प्रभावित भी होंगे, और हो सकता है कि वो हमारी संस्कृति में घुल मिल जाएं। जैसे कि आप होली के दिन देखते हो कि मथुरा वृंदावन में बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब विदेश से आते हैं, फ्रांस वगैरह, इटली, अमेरिका से भी लोग आते हैं यहाँ पे होली खेलने के लिए। तो एक तरीके से क्या है, कल्चरल परस्यूट ही है जो कि हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और इसी तरीके से जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स हैं, या फिर जो और भी बहुत सारी चीज़ें
हैं, फॉर एग्जांपल झांसी में किला है, ठीक है, पार्क्स वगैरह, इनको संभाल के रख सकते हैं ताकि फॉरेनर्स जब आएँ तो इनके एक तो इन पे चढ़ोतरी ज़्यादा चढ़ाएंगे, सीधी सीधी सी बात है, और अपन को भी उस चीज़ से कमाई है, तो जो कमाई का साधन है उसको हम लोग क्यों जाने दें। और ये चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। इसके बाद भैया हमारी ज्योग्राफी ख़त्म, सोशल साइंस ख़त्म, सोशल साइंस ख़त्म हो चुकी है, साइंस भी ख़त्म हो चुकी है, बच क्या रहा है, मैथ्स बची हुई है, इंग्लिश बची हुई है, हिंदी में पढ़ाता नहीं है, कंप्यूटर की तो हम लोग को ज़रूरत होगी नहीं, ठीक है, होएगी तो पढ़ा देंगे, ठीक है। फिलहाल में ये ख़त्म हो चुका है। इसका अब 1-2 दिन के गैप के बाद अराउंड 1 अप्रैल से या समवट 31 मार्च से हम लोग चालू करेंगे मैथ्स शायद हो सकती है 5 बजे वाले टाइम पे भी आए और चली रही हो 5 बजे वाले टाइम पे, ऐसा भी हो सकता है। और चलो जो भी होगा उसको आके हम बताते रहेंगे कैसा क्या होता है। आपको चैनल पे नोटिफिकेशंस तो मिल ही रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं उनको मिल जाएंगे, जो नहीं है उनको नहीं मिलेंगे। भैया कर लो तो ज़्यादा अच्छा है यार, अभी तो 1000 से कम ही है, क्यों टेंशन लेते हो, पैसा थोड़ी मिलेगा तुम्हें सब्सक्राइब करने से, कर लो, मजे लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैप्टर यहाँ पे खत्म।